अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, अमित भाई है, नड्डा जी और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। सर, यह लड़ाई से कैप्टन तुम्ही होता। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आप एकनाथ शिंदे को सुन रहे थे, वो ऐसे किसी भी जवाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो जवाब अभी किसी तरीके की दूरी या तलखी पैदा करे, इसलिए उन्होंने केवल लैंडस्लाइड विक्ट्री की बधाइयां दी, लड्डू खिलाया। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु भट्ट सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर एस.के. दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बी.डी. सिंह साहब स्पोक्स पर्सन शिवसेना शिंदे मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं और पीयूष पंत सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और आलोक मेहता सर मेरे साथ इस वक्त हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक सर, एक यहां पर सवाल है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और उस सवाल से आप कुछ चीजें हमारे दर्शकों के सामने समझा पाएंगे। 101 सीटें कांग्रेस ने लड़ी और 19 के करीब का कांग्रेस का आंकड़ा है। बिहार में भी 78 लड़ी थी और 19 के करीब कांग्रेस का आंकड़ा है। क्या कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में कमजोर कड़ी साबित हुई या कांग्रेस पहचान नहीं पाई कि जो वोट वो इस संगठन या इस गठबंधन के साथ आगे लेना चाहती है उसके सहयोगी उसे ट्रांसफर नहीं करा पाए आगे? मैं कांग्रेस प्रवक्ता से तो पूछूंगा ये सवाल, आपको क्या लगता है? हालांकि आलोक सर सवाल पूछते पूछते देखिए 19 से 17 पर पहुंच गई कांग्रेस, अब न जाने और कितनी कम हो जाए। देखिए राजीव जी, सही बात यह है कि संगठन जब बिल्कुल कमजोर हो उसका नतीजा सामने दिखता है। ये ठीक है कि वहाँ पर झारखंड में उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर है क्योंकि वहाँ तो सोरेन का फ़ायदा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का फ़ायदा है, उनकी सरकार भी थी। यहाँ पर लगातार महाराष्ट्र, आप हरियाणा में भी देखें, दिग्गज नेता माने पृथ्वीराज चौहान को कितना इग्नोर किया गया। मैं चूँकि व्यक्तिगत रूप से उनको सालों से जानता रहा, उनकी एक ईमानदार छवि थी। सचिन पायलट को महाराष्ट्र में किस कराड़ से आते हैं पृथ्वीराज चौहान। हाँ, इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि राज्यों के छत्रपति, जो एक समय में इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी कि राज्यों के महत्व हो, लेकिन धीरे धीरे आप ये देखें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आने के बाद से, चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष पद पर न भी हो, राज्यों के या जो उनके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, युवा नेता हों, मिलिंद देवड़ा आप देखिए, सचिन पायलट तो अभी भी पार्टी में है, लेकिन कमलनाथ को किसके साथ लड़ाया गया? जयराम रमेश कमलनाथ का ही विरोध करते थे। तो मध्य प्रदेश में कहें, महाराष्ट्र में कहें, सबको एक दूसरे से लड़ा। में अशोक चौहान देखिए बीजेपी के साथ है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में संगठन की कमज़ोर होना और अति आत्मविश्वास, वहाँ तो तैयारी थी कि सरकार, आपने देखा होगा 3 ऑब्जर्वर भेजे गए और कहा गया था तैयार रखिए सर, हम तोड़ करके ले आएंगे। सर एक मिनट, प्रियंका जी से क्या इस बात का और मैं यहाँ पर ऐड लेना। प्रियंका गुप्ता जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, आपको क्या लगता है जो महाराष्ट्र में हुआ, बहुत उम्मीदों के साथ आप थे, आप बहुत सारी बातों को लेकर जा रहे थे जनता के सामने कि क्या इस सरकार में महायुति में होता रहा है और क्या पहले किया इस सरकार ने, क्या आपके सहयोगी आपको वो ट्रांसफर नहीं करा पाए कि बिहार की कहानी आपके साथ करीब करीब रिपीट होती दिख रही है और आपके सहयोगी ज्यादा ले पा रहे हैं और आप कम? देखिए, मैं यही कहूंगी कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही और वो भी सही। अटल जी ने क्या बेहतर लिखा था। काम था कि वो सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करे, वो हमने किया, बखूबी किया और अब करते रहेंगे। ठीक है, जनमत नहीं मिला लेकिन हम उस पर विचार भी करेंगे। लेकिन वही मैं झारखंड की बात जरूर करना चाहूंगी कि जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन वहां पर बढ़त बनाया हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है कि वहां पर जिस तरह की राजनीति, विभाजनकारी और डर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वो पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया। वहां जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उन्होंने एक बार फिर सरकार को चुना, जिसमें सोरेन जी जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उनको पर किस तरह से ईडी, सीबीआई और किस तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं उनका दुरुपयोग किया गया, फिर भी जनता ने उन्हें फिर से एक बार चुनकर ये बात साबित कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी को भी पूरी तरीके से उनका जो नैरेटिव चलाया उन्होंने, बांटने की राजनीति की, वहां पर वो पूरी तरीके से डराने वाली राजनीति बीजेपी ने की, वो झारखंड में फेल हो गई। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है एक बार फिर से। इस बीच सुरेंद्र कुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। इस बीच एक बड़ा अपडेट जो जल्दी से दर्शकों को हम दे दें, सीएम एकनाथ शिंदे थोड़ी देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने महायुति को बम्पर बहुमत मिलने
मिलने पर खुशी जाहिर की है। जनता ने महायुति पर भरोसा दिखाया, उसके लिए धन्यवाद किया। सीएम शिंदे ने लाडली बहन योजना का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र में इसको लाड़की बहनी वहां पर नारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जनता ने हमारे काम पर मोहर लगाई, ऐसा सीएम शिंदे ने बोला। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ी है। यकीनन जो आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं वो तो ये बात साबित करते हैं कि जिम्मेदारी और बढ़ी है, क्योंकि इतने आंकड़े मिलने के बाद बहुत ज्यादा उम्मीदें जनता की भी बढ़ती हैं। तो बड़ी खबर, सीएम शिंदे फिलहाल धन्यवाद देते हुए जनता को। हालांकि उनसे पूछा गया कि बीजेपी कह रही है कि ज्यादा नंबर्स हमारे आए हैं तो इस बार मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, तो एकनाथ शिंदे उस सवाल को टाल गए। अब मुझे लगता है सुरेंद्र जी से इस बात का जवाब जान लेना चाहिए। सुरेंद्र कुमार सिंह जी, बीजेपी बढ़त बनाए हुए और महायुति बहुमत क्रॉस कर चुकी है, क्या बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री? और बधाई भी आपको। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि बधाई तो अभी नहीं लूंगा, बधाई का तो अभी समय आने दीजिए। अरे अब तो 12 लेकिन बज गए, अब आपके ले चैनल लीजिए के बधाई। माध्यम से महाराष्ट्र और झारखंड की जनता, क्या जलेबी कम बनवाई है आपने जो बधाई नहीं महाराष्ट्र ले और रहे हैं? झारखंड की जनता को बहुत बहुत बधाई। नहीं, मैं बधाई लूंगा और आपको भी बधाई कि आप लोगों ने जिस प्रकार से हर जगह मेहनत किया है, ये मेहनत का फल है और सच्चाई की जीत हुई है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से हमारी गठबंधन हुई है, गठबंधन हमारा मजबूत था और गठबंधन में बैठ के जो है ये तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, हमारा मकसद मुख्यमंत्री का नहीं है, हमारा मकसद है महाराष्ट्र रॉबर्ट की वाड्रा विकास कुछ बोल रहे की। हैं, हमारा रोक रहे हैं मकसद आपको, है माफी कि के साथ रोक ये रहे हैं। जो ये रॉबर्ट लोग- वाड्रा कुछ बोल रहे हैं। रिकॉर्ड मतदान से प्रियंका जीते हैं और मैं चाहता हूं कि देश में अब जब वो संसद में होंगी सांसद के रूप में, वो जो भी ऑपोजिशन लीडर होगी उनको वो आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछ लेंगी। जो जनता की सवाल हैं उनके जवाब जो बीजेपी छुपाती है, प्रियंका उठाएंगी और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगी। उनके जो समस्या है उसका समाधान ज़रूर ढूंढेंगी। सुबह जब रिजल्ट आ रहा था, अभी आप घर से आए हैं तो घर पे आप होंगे, प्रियंका जी भी रिजल्ट देख रही थी और आप भी, मुझे लगता है, उत्सुकता के साथ रिजल्ट देख ही रहे थे। उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? प्रियंका अपनी किताब पढ़ रही हैं, अपने आराम से बच्चों के साथ हैं और अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की है और उम्मीद कर रही थी कि वो जीतेंगे और बस उनका तो यही है कि देश का सेवा करना, ये नहीं देखना कि कितना भारी बहुमत से जीतेंगी, पर वो खुश हैं जो उनको पता चल रहा है, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं और खाली वो देख रहे हैं अब वो वायनाड के लोगों को उनकी जो मुश्किलें हैं जो भी हैं कैसे उसको बुलंद करेंगे और मतलब जो उनके लिए जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे करेंगे। सर, झारखंड के अंदर आपकी सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार है वो वापसी करती दिख रही है, लेकिन महाराष्ट्र से कोई अच्छी खबर नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है पीछे आप महाविकास अघाड़ी हो गई, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र की जनता जो भी उन्होंने निर्णय लिया है हमें उससे हमें सीखना चाहिए और ज़रूर और मेहनत करने की ज़रूरत है महाराष्ट्र के जनता के लिए, लोगों के लिए। और जो भी उन्होंने जिसको भी वोट दिया है हमें उसको समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड के लिए क्या कहेंगे? तो झारखंड मैं बहुत खुश हूँ, वहाँ के जनता को भी मैं ज़रूर मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी वहाँ के लोगों को तंग ना करे, वहाँ के गवर्नमेंट को तंग ना करे। वहाँ जो दुरुपयोग होता है, जो ईडी और अलग अलग एजेंसियों का, उसका इस्तेमाल ना हो कि जो भी उम्मीदवार होगा सीएम और उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। जो जनता ने जिसको चाहा है, जिसके लिए वोट दिए, उनको वो सरकार 5 साल तक चलने दीजिए। रॉबर्ट वाड्रा काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, फूलों की माला उन्हें भी पहनाई गई है, फूल उन पर भी बरसाए गए हैं। पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा के जीतने की बड़ी खुशी भी है, लेकिन साथ ही साथ प्रियंका जी चूंकि कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी है, महाराष्ट्र में वो कमाल नहीं हो पाया। लेकिन देखिए, मैं जनता की प्यार देख सकते हैं मेरे आगे पीछे और सब जगह, और मैं जनता की सेवा करता रहता हूँ। मुझे अभी तो लग नहीं रहा है कि मुझे अभी संसद में होने की ज़रूरत है। लोगों के साथ मैं हर कोने, देश के हर कोने तक पहुंचता हूं। अभी प्रियंका संसद में आने की तैयारी करेंगे तो उसके बाद मेरा भी समय आएगा, जब भी आएगा देखेंगे, पर जब जनता चाहेगी वही आगे होगा। Okay. What are the, you are seeing the results, Priyanka Gandhi is leading with a huge margin in Wayanad. So how
हाउ enthusiastic you are, how मुझे लगता है कि ये एक बड़ा डिसीजन है वहां की जनता का कि एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस पर विश्वास दिखाया है, गांधी परिवार पर विश्वास दिखाया है, उनकी नीतियों, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। और साथ ही मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से महिलाओं की आवाज माननीय प्रियंका गांधी जी बनी है, उससे एक बात जरूर है कि अब जब संसद में वो जाएंगी और जब वो वहां मुद्दे उठाएंगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत सबसे अच्छी वक्ता इम्पोर्टेंट हो जाएगा। है ना राजीव, बहुत अच्छी वक्ता हैं आप, और हम भी कई बार प्रियंका गांधी के जी, भाषण को बिल्कुल। लेकर बात कर चुके हैं। लेकिन राजीव ये भी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में सुबह महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बहुत वोट किया, इसीलिए 65% के पार गया, लेकिन वहां महिलाओं ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया। सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि राजीव भी सुबह बता रहे थे कि बीजेपी ने इस बार लड्डुओं के ऑर्डर को कैंसिल करके जलेबी का ऑर्डर दिया है, और ये हरियाणा से चली हुई आ रही जलेबी अब महाराष्ट्र में भी पहुंचेंगी। जी देखिए, आपने कहा प्रियंका जी जीत गई है, उनको बधाई। लेकिन आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने नारा दिया था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उत्तर प्रदेश के मैदान छोड़ के चले गए। आपको देखने को मिलेगा जब वहाँ से वो जीत के आएंगे तो वो वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ की जनता के लिए काम नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता मिल जाएगा और सत्ता में बने रहेंगे, लेकिन जनता की आवाज नहीं उठाएंगे। आज छोड़ दीजिए आज एसके सिंह महाराष्ट्र साहब की इन जहाँ तक बातों बात को। है, महाराष्ट्र में जिस आज प्रकार काउंटिंग डे, आज इन बातों को छोड़ दीजिए। आज जीत की खुशी मनाइए, और विरोधियों जो जहां जीते हैं उनको बधाई दीजिए, उनको भी। नहीं जीत दे रहे, बधाई हमने दिया, उनको बधाई दिया। झारखंड में उनकी जीत हुई, उनको भी बधाई हमने दिया। लेकिन देखिए, जो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हमारी डबल इंजन की सरकार ने जमीनी स्तर पर जो हमारी योजनाएं थे, उन योजनाओं को हम लोगों ने जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम किया। वहाँ पर लाडी योजना, चाहे किसान की बात हो, तमाम ऐसे योजनाएं थी जिनको हम लोगों ने सही जगह पे और सही तरीका से जमीनी स्तर तक पहुंचाने का चलिए, काम किया। मैं वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी को भी चर्चा में ले आना चाहता हूं। आपकी बात सुन ली हिमांशु जी, मुझे एक चीज समझनी है आपसे। महाराष्ट्र का एक हिस्सा ट्राइबल बेल्ट में आता है, मध्य प्रदेश ट्राइबल बेल्ट में आता है, छत्तीसगढ़ ट्राइबल बेल्ट में आता है, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा ट्राइबल बेल्ट में आता है। यहाँ सब जब बीजेपी प्रदर्शन करती है तो बेहतरीन प्रदर्शन करती चली जा रही है, लेकिन जब वो झारखंड में आती है तो क्या शिबू सोरेन और इंडिया ब्लॉक का इतना जलवा या इतना प्रभाव है कि वही ट्राइबल बेल्ट झारखंड में बीजेपी को दूसरी बार लगातार मना कर रही है? क्या वजह है? आपके सवाल में ही राजीव जी आपने आपका जवाब दे दिया। आपके सवाल के अंदर आपने आपका जवाब दे दिया। बाकी हर जगह पे ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर उनके सामने कौन होता है भैया? नेशनल पार्टी कांग्रेस। और झारखंड के अंदर कौन होता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, स्थानिक पार्टी, स्थानिक आदिवासियों की पार्टी। वही जवाब है। आदिवासियों की अपनी पार्टी वहां पर सही काम कर रही है, ऐसा वो लोगों का कहना है, और उनको बधाई हो अगर वो जीत गए तो। मगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर भी ट्राइबल की बात करें और पूरे महाराष्ट्र की बात करें, साहब आप बता रहे थे कांग्रेस का, अभी आलोक जी बता रहे थे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट। मेरा तो सवाल यह है कि 76 सीटें ऐसी थी 288 में से जहां पर सीधा मुकाबला था कांग्रेस और भाजपा का। कांग्रेस ने कितनी जीती? अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? मैं परसों सुबह से ये बात बता रहा था कि देयर इज एन अंडर करंट। 65% वोटिंग है, अंडर करंट है, और एक तरफा महायुति की स्वीप होगी। लोग हंस रहे थे उस वक्त मेरे ऊपर। कल शाम को हमारे यहाँ ही इंडिया न्यूज के एक प्रोग्राम में मैंने बताया, बहुत स्पष्ट रूप से बताया। हिमांशु जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ बोल रही हैं, सुन लेते हैं एक बार। मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था, 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। आप ही के पार्टी के नेता संजय राउत का बयान आया कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये जनता कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्लियरली अगर आप जैसे बार बार मन में एक शंका होती है कि जो पहली बार नहीं उठ रहा है, बार बार उठता जा रहा है
कि क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है रादर देन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कितनी महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर मैं गई थी जहां पे वहां पे लोग आकर हमसे कहते थे वोट तो हम आपको देंगे ही, पर आप ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा। सबने हमसे यही आकर कहते थे। तो ये क्योंकि इतना चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव, हैरान करने वाला है। और इस पे मैं मानती हूँ कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। महायुति के जो घटक हैं, मतलब जिस तरह से कहा जा रहा है, कभी प्रवीण दरेकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, नरेश मस्के बोलते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनेंगे, और अजीत पवार की तरफ से भी उनके जो हैं लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार बनना चाहिए। तो किस तरह से देखती हैं अभी ये मुख्यमंत्री की दौड़ है? देखिए, महाराष्ट्र के को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और महाराष्ट्र में सभी के हितों की लड़ाई लड़ना उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ चुनाव हैरान करने वाले नतीजे आए हैं, दूसरी तरफ हो सकता है जनता का ये विचार रहा होगा कि इन पे समर्थन दिखाना लाड़की बहन रही हो या बाकी कुछ कारण रहे हों, पर जो भी मुख्यमंत्री बने, बहुत हमने देखा है लूटमार हुई है, पैसों का खेल हुआ है, पार्टियों को तोड़ने का काम हुआ है, जो महाराष्ट्र की संस्कार और संस्कृति के बहुत खिलाफ है। अब जो मुख्यमंत्री बने वो हीलिंग टच महाराष्ट्र में देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दरारें पड़ चुकी हैं, चाहे मराठा बनाम ओबीसी हो, चाहे धंगर कम्युनिटी और बाकी सारी कम्युनिटीज़ हों। तो दरारें बहुत हैं, हिंदू मुसलमानों में दरारें बनी हैं, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके का एक माहौल बनाया गया। तो जो भी हो महाराष्ट्र के हित में हो, यही उम्मीद करती हूँ। रिएक्शन दे रही है, हालांकि ये रिएक्शन राजीव एक्सपेक्टेड था कि हार को स्वीकार न कर पाना या फिर ईवीएम पर सवाल उठाना। अगर ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो फिर झारखंड में भी ईवीएम पर सवाल उठना चाहिए। इसी को लेकर हिमांशु जी को भी रुक कर लेते हैं। हिमांशु जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि एक सीरियस डिस्कशन होना चाहिए ईवीएम पर, हालांकि झारखंड की विनिंग को लेकर अभी वो कुछ नहीं बोली है। नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगी, बोल भी नहीं सकती है। देखिए, सीधी बात है, ईवीएम की बात अगर आप चुनाव के पहले करें और पहले रखते जाए तो बात समझ में आती है। जब परिणाम विपरीत आता है तभी जाके बात क्यों? मेरा सीधा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। और ये कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड है, ये अनएक्सेप्टेबल है। अभी संजय राउत जी को भी मैं सुन रहा था और कोई चैनल के ऊपर, संजय राउत जी बोलते हैं हम मानते ही नहीं, महाराष्ट्र की पब्लिक ऐसा चुनाव का नतीजा दे ही नहीं सकती। वो क्या समझते हैं? मैं तो परसों से बोल रहा था, there is going to be a decimation of one शिवसेना, there is going to be a decimation of one पवार, और वो ही एग्जैक्टली हुआ है। शिवसेना के इतिहास में 2019 में आप देखें, शिवसेना जब कंबाइन थी, बीडी सिंह साहब विल बेल मी आउट अगर मैं गलत हूं तो, 56 सीटें जीती थी जब शिवसेना एक थी तब। अगर समझ लो इस वक्त शिंदे की शिवसेना 50 के ऊपर जाती है, मतलब क्या हो गया? लेंगे इस सवाल को, लेंगे इस तथ्य को भी। हिमांशु जी, आप तो अंडर करंट देख रहे थे, लेकिन हर कोई अंडर करंट उस रूप में नहीं देखता। विनोद तावड़े कुछ बोल रहे हैं जी। भैया देखिए, अभी आज परिणाम विनोद तावड़े कुछ बोल रहे हैं। और प्रत्यक्ष लाभ में लाडली बहना होती है, किसान सम्मान होता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय होता है। इसका एक बहुत सुरेख मिलाप एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने किया, और इसलिए जनता ने पूरा भरोसा रखा। साथ ही 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। ये आज दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में 4 में से 4 जगहों पर एनडीए आगे है, उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर एनडीए आगे है, और राजस्थान में 4 जगह पर आगे है। तो देश में ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। आपका सवाल यह होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा, तो
एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। रचना, बीजेपी जलेबी बना रही, मतलब सुबह से तस्वीरें हालांकि आनी शुरू हो गई थी, जगह जगह जो मिठाइयां बन रही हैं, और अब किसकी मिठाई रखी रह जाएगी, किसकी मिठाई काम आ जाएगी, वो तो ऊपर और नीचे की पट्टी राजी बिल्कुल बता रही है। लेकिन इस बीच अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है, अमित शाह ने शिंदे को भी बधाई दी है, और अब ये जो जीत जिस तरह की हो रही है, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, बधाई बनती भी है। अजीत पवार को भी बधाई दी है। और ये वही विनोद तावड़े है, राष्ट्रीय महासचिव, जिनके ऊपर आरोप लगे 5 करोड़ का थे, बहुत ज्यादा उछाले भी गए थे ठीक वोटिंग के पहले, और फिर उसको लेकर लगा था कि क्या से क्या होने वाला है, और वही आकर ये कह रहे हैं कि ना तो अजीत पवार, ना देवेंद्र फडणवीस, ना एकनाथ शिंदे, ये सभी मिल बैठकर अभी तय करेंगे। तो अभी नाम के ऊपर सस्पेंस। हाँ, नाम के ऊपर सस्पेंस अभी बना भी रहेगा, और इसी चुनाव प्रचार के बीच में, इसी चुनावी माहौल के बीच देखिए ढोल नगाड़े, देखिए क्या फुर्ती के साथ और क्या एनर्जी के साथ अब बज रहे हैं। ये ढोल नगाड़े सुबह से शांत थे, अब बज रहे हैं, बजने भी चाहिए। महाराष्ट्र से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़े खास तरीके से महाराष्ट्र के बीजेपी के दफ्तर को सजाया गया है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और वो तस्वीरें सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच की ये तस्वीरें चल रही हैं, मैं एसके दत्ता साहब को चर्चा में ले आना चाहता हूं। एसके दत्ता साहब, इस चुनाव से एक चीज तो बड़ा साफ और स्पष्ट समझ में आई, शरद पवार एक तरफ रहे, या जैसा अभी हिमांशु भट्ट कह रहे थे कि एक एक पार्टी यहां पर कहीं किसी अस्तित्व में नहीं रही। शरद पवार अजीत भारी पड़ गए, कांग्रेस पर बीजेपी भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ी, और उद्धव पर एकनाथ शिंदे। ये महायुति की जीत में क्या ये होना तय था? क्या ये समझ में आ रहा था कि इस बार लोग चूज कर लेंगे या बता देंगे कि असली पार्टी कौन कौन सी उनकी नजर में दिख रही है इस चुनाव में? महायुति को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। यही होता है, जब एक अच्छी सरकार चले और लोगों के लिए काम करे तो लोग छप्पड़ फाड़ के झोली में भर के देते हैं। ये अंडर करंट नहीं था महायुति के लिए, ये सुनामी था महायुति के लिए। शरद पवार जी को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत उम्र हो चुका है उनका, अब ग्रेसफुली वो राजनीति से संन्यास ले ले, क्योंकि अब समय आ चुका है कि वो राजनीति से संन्यास ले, क्योंकि उनकी जो कनेक्ट था लोगों के साथ, वो कनेक्ट कहीं ना कहीं पे खत्म हो चुका है। उम्र के साथ साथ लोगों के साथ कनेक्ट भी खत्म हो जाता है। राहुल गांधी का बहुत करारा हार है ये, क्योंकि कांग्रेस की स्ट्राइक रेट जो है वो 20 से भी कम है। ये कहीं ना कहीं पे, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, आप महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप झारखंड को लेकर भी बात कीजिएगा, क्योंकि वहां तो जेएमएम और कांग्रेस ने बढ़त बना ली है, वहां बहुमत मिल चुका है अभी रुझानों में। उस पे भी आ रहा हूं मैं। और चूंकि वहां बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया, वहां भ्रष्टाचार, नोटों का पहाड़, परिवारवाद, डेमोग्राफिकल चेंजेस, सभी मुद्दे बीजेपी ने लोगों के बीच में रखे। मैं उस पे भी आ रहा हूं, पर पहले अपनी बात खत्म कर लूं। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का करारा हार है, क्योंकि जिस हिसाब से राहुल गांधी ने अदानी, अंबानी और मोदी जी सबको मिला के जिस हिसाब से गंदगी फैलाने की कोशिश की है महाराष्ट्र में, जनता ने उस चीज को स्वीकारा नहीं है। लाडली बहन योजना एक बहुत बड़ा कारण रहा है इस प्रचंड बहुमत का। इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे को समीक्षा करने की आवश्यकता है। अब मौलानाओं के साथ जाके आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जाके बैठ जाता है, आप उर्दू में फरमान जारी करते हो शिवसेना के पत्र पे, तो कहाँ गया वो बाला साहब ठाकरे जी का वो शिवसेना? आज तो लगता है कि कहीं ना कहीं पे उद्धव ठाकरे का जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं उद्धव मौलाना सेना बन चुका है, और जनता ने इस चीज का सबक दिखा दिया है। हालांकि इसके पीछे जो चर्चा रही, कुछ आम लोग ये भी चर्चा करते देखे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी चर्चा करती देखी कि ये जो अजीत पवार अलग हुए और चुनाव चिन्ह ले गए, एकनाथ शिंदे अलग हुए तो चुनाव चिन्ह ले गए, तो उसका फायदा भी यहाँ महायुति को मिलता हुआ नजर आ रहा है। खैर, सरकार ने जो काम किए उन योजनाओं का जिक्र लोगों में ज्यादा है। पीयूष पंत जी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में समीकरण ऐसे कैसे बने और झारखंड में क्यों सत्ता परिवर्तन होने के चांसेस रुक गए? दोनों ही स्टेट को लेकर आपकी सोच क्या है?
और देखिए दोनों ही स्टेट्स का समीकरण अलग अलग तरह का था। वहाँ के जो है कि मुद्दे अलग थे और वहाँ की जो स्ट्रेटजी रही है और कैंपेनिंग रही है वो अलग रही है। उस हिसाब से इसलिए हम परिणाम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है कि देखिए जो डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा था महाराष्ट्र में, खासकर जो है कि मराठा जो बेल्ट है उसमें किसानों के मुद्दे थे। वहाँ पे महिलाओं को जिस तरह से देखिए हुआ क्या कि और ये बात बीजेपी भी जानती थी, एकनाथ शिंदे भी जानते थे, इसीलिए जो है कि जो 2 महीने आगे वहाँ की डेट्स करी गई महाराष्ट्र की, तो उस बीच में जो है कि एकनाथ शिंदे सरकार ने बहुत सी योजना, लाड़की बहन योजना और जो है पुरुषों के लिए योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना, किसानों के खाते में पैसा भिजवाया, तमाम पैसे भिजवाए गए। वो एक उद्देश्य था कि उसको काउंटर करने का, और उसका फायदा होते हुए दिखाई दिया है वहाँ पे, क्योंकि डिस्ट्रेस था ये हम सब जानते हैं किसानों के बीच में, मराठवाड़ा रीजन में बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। उसके बाद फिर जो मराठा इशू था उसमें आरक्षण की बात थी, उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए फिर ये आश्वासन दिया कि उनको आरक्षण दिया जाएगा, ये भी कहा। तो इस तरह से पूरा उन्होंने काउंटर करने की कोशिश करी एकनाथ शिंदे ने, जो भी उनके खिलाफ जो है उनकी सरकार के खिलाफ जो एक असंतोष था वहां पे, तो उसका फायदा होते हुए दिखाई देता है, बीजेपी जो उसका भी फायदा चुनाव होते हुए लड़ती दिखाई है, देता है। और जो महाआघाड़ी का जो था उसमें जो है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस जो है बहुत ही कमजोर पीयूष जी, बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा चेहरा बनाकर सामने रखती है। मुझे समझाइए, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा महाराष्ट्र में पास हुआ कहूं या फिर झारखंड में फेल हुआ कहूं? देखिए मुझे लगता है कि राज्य के चुनाव में ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अगर पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के अलावा मुझे लगता है कि जो स्थानीय नेतृत्व है, जो जहां पे अगर सरकारें वो क्या परफॉर्म कर रही हैं, और जो वहां के जो उनका स्थानीय संगठन है वो किस तरह से जो है कि वो काम कर रहा है, वो सब चीजें पूरी निर्भर करती हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी लीड कैंपेनर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा और बम्पर सीटें मिली हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है यानी आप कह रहे हैं कि स्थानीय पार्टी और उनका नेतृत्व झारखंड में काम कर गया और यहाँ महायुति आगे बढ़ी, बीजेपी बड़ा भाई बनी, और यहाँ महायुति की तरफ से चूंकि बीडी सिंह जी भी हमारे साथ में हैं और एक भी बार उनका रिएक्शन अब तक हुआ नहीं है शिवसेना शिंदे गुट से। बीडी सिंह जी, पहले तो आपको बधाई। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर एकनाथ शिंदे से बात भी की है, साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को भी शुभकामनाएं दी हैं, तो आपको भी बधाई। यस रत्ना जी, आपको भी बधाई जो है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय शिंदे साहब का जादू महाराष्ट्र में चल चुका है और ये चलता ही रहेगा। और जिस तरह से अभी हिमांशु जी बोल रहे थे कि जो है बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की राजनीति थी वो महाराष्ट्र में वो सच है जो है। और बाला साहब उसमें ये एक कड़ी और जोड़ना चाहता हूँ कि जो बाला साहब ठाकरे का एक स्टेटमेंट ये भी था कि अगर हमको कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा तो हम अपनी दुकान को बंद कर देंगे। तो यही गलती जो है उद्धव जी ने कांग्रेस के साथ जाके कर दी जो है, और महाराष्ट्र की जनता आज उनकी दुकान बंद कर दी जो है। एक ये हो गया। दूसरा जो हिमांशु जी का एक ये था सवाल जो है संजय राउत जी का। एक्चुअली देखा जाए तो शरद पवार साहब को मैं महाराष्ट्र का बहुत उनका सम्मान करता हूं। उनका ये था कि हमको जाते जाते कैसे भी शिवसेना को खत्म कर देना है, और उसको जो कोऑर्डिनेटर या एजेंट जो अपने यहाँ बोलते हैं, एजेंट अगर बोले तो वो संजय राउत जी थे। उनको रात को समझा देते थे कि ऐसा बोलना है वैसा बोलना फोन से, और सुबह सुबह जो है वो उनका स्पीकर चालू हो जाता था। तो इस तरह से जो है अभी भले उन्होंने अभी रिटायरमेंट ले रहे हैं, दत्ता साहब भी बोले कि उन्होंने रिटायर लेना चाहिए, रिटायरमेंट तो ले ली अभी आज के रिजल्ट के अनुसार जो है, लेकिन उन्होंने चाहे महाविकास की सरकार बने या न बने जो है एक काम तो कर दिए कि शिवसेना को उन्होंने खत्म कर दिया। तीसरी बात जो है, राजीव जी के चैनल पे है, राजीव जी को एक बात याद होगा कि 2-4 दिन पहले जो है जब मैं फैक्ट रख रहा था, एक उद्धव जी के प्रवक्ता थे जो कि मतलब जबरदस्ती गुंडागर्दी, जिसमें नाम नहीं बता सकता हूँ, उसमें वो सब्जेक्ट था कि बैग चेकिंग का, उद्धव जी का बैग चेकिंग क्यों हुआ है, उसमें आपने सपोर्ट किया था कि बीडी सिंह को आपको सुनना ही पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ राजीव जी की जो फैक्ट है, आदमी को फैक्ट पे चलना चाहिए, जो कि आज
एक नाथ शिंदे साहब जी ने किया और वो फैक्ट की विजय हुई, तो ये ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और हमें आज इनके ऊपर बहुत गर्व है और इनकी जो कंसल्टेंसी है ये चलती रहेगी। अच्छा ये बताइए कि मातोश्री में कब जाने वाली है शिवसेना एकनाथ शिंदे? अब तो एकनाथ शिंदे लगाना शायद गलत होगा, क्योंकि अब शिवसेना के तौर पर आपने जनता का विश्वास हासिल ही कर लिया है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री बनते हुए किसको देखना चाहेंगे? क्योंकि मातोश्री के नीचे आपका ही दफ्तर है। राजीव जी जो है आप बहुत सही बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं माननीय एकनाथ शिंदे साहब के बारे में बताऊंगा कि वो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। उनके मैं 25 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और वो जो है शिवसेना के मातोश्री से उनको नहीं मतलब है, क्योंकि वो बहुत त्याग बलिदान वाले आदमी हैं। जो है वो जो है किसी तरह से और इस बलिदान का जो इंडिकेशन है वो दे दिया था एकनाथ शिंदे ने पिछले ही दिनों, जब उन्होंने कहा था मैं खुद को मुख्यमंत्री की रेस में नहीं देखता हूं। शायद मैसेज मिल गया था या वो जानते थे कि स्थिति इस तरह की होगी। अब इस बीच एक बड़ी खबर है, जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। वो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि इस पूरी जीत का जो क्रेडिट है एक तरीके से मोदी को दे दिया है। जो सवाल मैं शुरू में अभी पूछ ही रहा था, जिस सवाल के साथ मैं था कि अगर यहाँ जीत का क्रेडिट है तो क्या झारखंड में असहज स्थिति तो नहीं है, लेकिन बड़ी खबर एक है तो सेफ है। यानी कि ये नारा काम कर गया महाराष्ट्र, ये नारा काम कर गया, हरियाणा में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, लेकिन झारखंड में ये नारा कहीं आकर अटका है। उसकी वजह क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम रुख करेंगे प्रियंका जी का, जो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि ये पोस्ट कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक गतिविधियों को बहुत बड़ा सहारा देता है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आता है, आर्थिक नगरी है मुंबई। प्रियंका जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, मेरा सवाल वही, अगर प्रधानमंत्री को श्रेय फडणवीस दे रहे हैं महाराष्ट्र की जीत के लिए, तो झारखंड में जो कुछ हुआ उसके लिए बीजेपी मंथन जरूर करेगी, लेकिन झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इसकी वजह आप सामने रख दें। क्या ऐसा किया आप लोगों ने? देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इन सारी चीजों का दुरुपयोग किया गया, जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उसको लेकर झारखंड की जनता को ये समझ में आ गया कि आखिर येन केन प्रकार तंत्र का इस्तेमाल करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को कमजोर करती है। ये बात बहुत घर कर गई थी और मुझे लगता है कि यही मुद्दा रहा। और इसके साथ में जितनी भी वहां पर योजनाएं चल रही थी आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए, वो सारी महाराष्ट्र में लोगों को क्या समझ आया? कि महाराष्ट्र की जनता का निर्णय है, वो निर्णय जनता का सर आंख ऊपर है। पर हमने जिन मुद्दों को उठाया वो मुद्दे बेबुनियादी नहीं थे। जिस तरह किसानों का मुद्दा था, सोयाबीन की खेती का मुद्दा था, कपास का मुद्दा था, या युवाओं का मुद्दा था, या भ्रष्टाचार का मुद्दा था, आप कह रही हैं, एकदम ठीक आप कह रही हैं। और पीयूष पंत जी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो आपसे मैं समझना चाहूंगी, आप जब चुनावी प्रचार भी हो रहे थे ना, तो जो चुनावी रैलियां होती थी उसमें जुबानी तीर चल रहे थे, एक दूसरे को घेरा जा रहा था। हम एज अ जर्नलिस्ट भी आपस में बात करते थे कि चुनावी मुद्दे कहाँ हैं, महाराष्ट्र के लोगों की समस्याएं इसमें कहाँ हैं, किसानों की आत्महत्या कहाँ है, विदर्भ की परेशानियां कहाँ हैं, लेकिन वो मिसिंग नजर आता था। बावजूद इसके महायुति को बढ़त मिली और अच्छी खासी बढ़त के साथ अब सरकार बनाने की तैयारी है। तो ऐसा कैसे, क्या फेस के नाम पर ये वोट मिले हैं? देखिए, यही लगता है, यही एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, क्योंकि अगर जो ग्राउंड से जो खबरें आ रही थी और जो ग्राउंड से जो हो रहा था, तो और ये एक फैक्ट भी है कि वहाँ डिस्टेंस बहुत था। दूसरा मुद्दा उठा था अस्मिता का भी, मराठी अस्मिता का, इन द सेंस कि मतलब जो तमाम उद्योग हैं वो जो है महाराष्ट्र से जो है वो गुजरात ले जाए जा रहे हैं। टाटा के प्रोजेक्ट को लेकर ये तमाम मुद्दे थे वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद जनता ने भरपूर वोट दिया युति को। तो इसके मतलब जो कटेंगे तो बटेंगे, जबकि ये कहा जाता था कि महाराष्ट्र में इस तरह का मुद्दा चलता नहीं है। ये जो अजीत पवार ने भी कहा, और जो है कि जो है मुंडे जी की जो बेटी है उन्होंने भी कहा, और बहुत से लोगों ने कहा कि, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो देखिए, एक तो ये मैंने कहा जो पैसा जो कैश ट्रांसफर हुआ है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखता है झारखंड में भी, और जो है यहाँ पे भी जो योजनाएं चलाई गई वो, और उसके लिए एक टाइम दिया गया सरकार को कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। वो डिस्टेंस बहुत है, इकोनॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये हमें इस पे ध्यान देना होगा। तो मुझे लगता है उसके अलावा ये जो ऊपर के मुद्दे हैं जो रहे, जो नैरेटिव करे गए, और जो एक
की जो है एक हिंदुत्व का और एक खासकर जो एकता का, मतलब तो इस आपको तरह लगता है, कहीं ना कहीं आपको जो लगता है लगता है, बटेंगे तो कटेंगे चला है अंदर ही अंदर? ऐसा लगता है, रिजल्ट से ऐसा लगता है। बीजेपी को जिस तरह से समर्थन मिला है तो वो लगता है। और इसके अलावा एसके सिंह साहब, शरद पवार जी ने, शरद बाबू ने, जो कि महाराष्ट्र के सर्वमान्य सबसे बड़े नेता हैं, राजनीति के लिहाज से बड़ा अनुभव है, उन्होंने भावनात्मक अपील तक कर दी थी, वो भी काम नहीं आ पाई। क्या वजह था कि उनकी भावनात्मक अपील पर कुछ रिएक्शन सामने नहीं आया, ऐसा कि सरकार बन पाए इंडिया ब्लॉक की? एसके दत्ता जी, देखिए, यहाँ पे बात ये आती है कि पहले जब एनडीए की सरकार बनी थी, शिवसेना बीजेपी की सरकार, उसको जिस तरह से शरद पवार जी ने षड्यंत्र रचा के जिस हिसाब से तोड़ के फिर ये महा आघाड़ी की सरकार बनाई, वो कहीं ना कहीं पे जनता के बीच में कहीं ना कहीं पे आक्रोश था इस पूरी चीज को लेके, और उसके चलते भी जनता ने तय कर लिया था कि उद्धव ठाकरे का 2.5 साल का सरकार उन्होंने देखा था, वो केवल 2 बार अपने मंत्रालय पे गए थे, और यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी की सरकार को भी लोगों ने देखा है। सुबह 5 बजे भी आप चले जाओ तो वो स्वागत करते थे, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं था सीएम आवास पे और ना ही मंत्रालय पे। ये दोनों चीजों का आकलन भी जनता ने किया। जनता ने आकलन करके देखा कि कौन सी सरकार बेहतरीन है और कौन सा सरकार डिलीवर कर सकता है। डबल इंजन की सरकार जो है, वो डबल इंजन की सरकार बाकी प्रदेशों में डिलीवर कर रहा है, तो इसलिए जनता मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी का जो विशाल छवि है उसके ऊपर और मोदी जी के जो प्रॉमिसेस है उस प्रॉमिसेस पे यकीन है। राहुल गांधी के जो प्रॉमिसेस है उस पे जनता को यकीन नहीं है, और इसीलिए हरियाणा में भी रिपीट हुई भाजपा की सरकार, और या महाराष्ट्र। चलिए एसके सिंह साहब से भी पूछ लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। एसके सिंह साहब, आपको क्या लगा, इतनी बड़ी भावनात्मक अपील शरद पवार जी की तरफ से की जाती है और उसका असर नहीं होता है? मतलब नए मराठा क्षत्रप का उदय माना जाए, इसके बाद क्या कोई नया मराठा क्षत्रप बनने जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? सुरेंद्र जी जी देखिए आपने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो है एक नया महाराष्ट्र नहीं है। देखिए, आपको यहाँ समझना होगा, जिस प्रकार से शरद पवार जी हो चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी ने जिस प्रकार से हिंदुत्व को जो है, हिंदुत्व को ख़त्म करने का काम किया, उनको अपमान करने का काम किया, तो महाराष्ट्र की जनता जो है, और ख़ास करके शिवसेना जाने जाते थे हिंदुत्व के लिए, और हमेशा बाला साहब ठाकरे साहब जो है हमेशा जो है हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी। तो उद्धव ठाकरे स्वार्थ के लिए जो है उनके साथ गए, वहाँ गए जरूर, लेकिन वहाँ पे उनका हमेशा अपमान हुआ, और ख़ास करके हिंदू जो हमारे लोग थे, हिंदू की जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, उसका अपमान हुआ। सुरेंद्र जी, शरद दादा की बात क्यों नहीं सुनी महाराष्ट्र ने? शरद पवार दादा की बात क्यों नहीं सुनी? क्या हो गया? आपका क्या एनालिसिस कहता है? नहीं, देखिए, हमारा ये कहता है कि अब शरद दादा जो है वो अब उनका एज हो गया है।